हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं हर दिन अपने वीडियो में बोल रही हूँ कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक मॉडल सेट लेकर आऊँगी, तो मैं मॉडल सेट 1, 2, 3 का वीडियो जो है अपने चैनल पर डाल दिया है। आप लोग जाइए और उसे देखिए। और आज हम मॉडल सेट 4 के प्रश्न और प्रश्नों को और उत्तर के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी हमारे पास दो कथन दिया हुआ है, कथन नंबर 1 और 2। तो पहला कथन जो है वो है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE उन CRPF कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। और दूसरा कथन जो है वो है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियायती ऋण प्रदान करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। ठीक है, यहाँ पर दो कथन हमारा है। तो पहला कथन जो हमारा वो है सही, तो इसका सही उत्तर होगा 3, यानी केवल 3। मतलब राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र जो है वो CRPF के जवानों को अगर जिन्हें चोट लग जाता है और शारीरिक रूप से वो विकलांग हो जाते हैं तो उनके लिए है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार इनके लिए एक जो है इनके इलाज के लिए हैदराबाद में हकीमपेट के एक जगह नामक जगह स्थित है, जहाँ पर इनका विकलांग के रूप लोगों जवानों का इलाज होता है। अगला सवाल है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? तो योजना अवकाश जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से युग में जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया? यानी यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन है। इन हर ऑप्शन के सामने 2-2 शब्द लिखे गए हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा जोड़ा जो है वो गलत मिलान किया गया है। तो यहाँ पर इसका होगा तीसरा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक जो था वो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखा गया था। तो ये जो जोड़ा है वो गलत है, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंद स्वराज ये जो है गलत ढंग से जोड़ा मिलाया गया है। अगला सवाल हमारा है, विधि का शासन, यानी कि विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है? तो मैं आपको बता दूं ये ब्रिटेन की है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए कौन सहायक नहीं है? ठीक है, यहाँ पर धन के आपूर्ति के लिए जो नियंत्रित करने में सहायक नहीं है वो है निर्बाध बाजार नीति। ठीक है, ये जो ऐसी बाजार नीति है जहाँ पर धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कहीं दूर दूर तक कोई सहायता नहीं है, ये मतलब सहायक नहीं है। अगला सवाल है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा सरकार का समाजवादी प्रकार। यानी सरकार का जो समाजवादी संगठन एक ऐसी सिद्धांत है, प्रणाली है जो इस बात पर समर्थन करता है कि पूंजी, भूमि इत्यादि उत्पादन के साधनों और वितरण पर पूरे समाज का जो नियंत्रण रहे। और हालांकि वास्तविक अर्थों में इस देश की यह प्रणाली असफल रही है। मतलब कि जो ये प्रणाली जो है वो सिद्धांत और व्यवहार के बीच में जो अंतर देखा जाता है वो सरकार के समाजवादी प्रकार के में अंतर देखा जाता है, जो कि असफल रहा है। अगला सवाल हमारा, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ठीक है, तो लोका लेखा समिति एक ऐसी है जहां पर कि ये भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मित्र को दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगला सवाल हमारा, स्वतंत्रता के किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? यानी स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं, विधि द्वारा। ठीक है, विधि द्वारा जो है उससे हम अपने स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा, वर्ष 1885 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यानी इसमें किसके, तो मैं बता दूं, श्री बायोमेश चंद्र बनर्जी, इनके द्वारा जो था वो
एक प्रसिद्ध भारतीय वकील थे। बायोमेश चंद्र बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय वकील थे जिन्होंने 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी। इन्होंने 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता की थी। तो ये जो है वो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता द्वारा इन्हीं के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मतलब मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? तो वो है हमारा समिति। ठीक है, समिति द्वारा जो है वो मतलब मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद में कई जनजातीय सभा जैसे कि समिति, विधत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों को विमर्शा के रूप में प्रयोग में लाने के लिए उल्लेख किया गया है। तो ये जो है समिति के चुनाव में शामिल होती है थी। अगला सवाल है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में जो थे भारतीय इतिहास में ये अपने क्षत्रियों दौरान क्षत्रिय एक विशेष रूप से अपना पहचान रखते थे, वो बुद्ध के युग में रखते थे। अगला सवाल है, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इसमें हिस्सा लिया था, यानी गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा शुरू की गई थी, जिसे नमक यात्रा तथा नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से अहिंसात्मक ढंग से भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विरुद्ध नमक कानून तोड़ने का अभियान था। ठीक है, अगला सवाल है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, यानी कि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों का पालन कराने के लिए संविधान के भाग 3 की धारा 32 के अंतर्गत रिट प्रमादेश जारी की जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य मतलब आबादी की वृद्धि दर किस चीज़ पे तात्पर्य है? तो जन्म और मृत्यु दरों के बीच के अंतर, यानी जन्म और मृत्यु दर के बीच की जो अंतर होती है वो आबादी की वृद्धि पर तात्पर्य करती है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, कार्यतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो मैं आपको बता दूं कि संरचना और गठन ये दोनों जो है वो कि कार्यतरण चट्टानों को जो है वो परिवर्तित कर देता है। अगला सवाल हमारा है, अनेक प्रकारों की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि शराब और शैंपेन के लिए जो जगह प्रसिद्ध है वो भूमध्य सागर जो है वो ऐसा क्षेत्र है जो कि किसी मतलब जो कि विशेष प्रकार की वाइन, फलों की शराब और शैंपेन के लिए माना जाता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में अंगूर का उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां जैसे उचित तापमान, आर्द्रता तथा सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसलिए भूमध्य सागर जो है शराब और शैंपेन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला सवाल है, विनिमय किसके दौरान होता है? मतलब विनिमय जो है वो किसके दौरान होता है? तो स्थूल पट्ट के द्वारा होता है। अगला सवाल हमारे, निम्नलिखित में से किसमें बहुल ब्राह त्वचा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नेरियम कनेर। नेरियम कनेर जो है मतलब ऐसा माना जाता है कि कुछ खास घटनाओं में प्रोटोडर्मल कोशिका मल्टीसेरियट या पेरी कलिनली बटता है। ठीक है, तो ये जो है वो नेरियम कनेर मतलब बहुल ब्राह त्वचा पाई जाती है। अगला सवाल हमारा है, द्रुमावशेष शैलेश और वर्ण कृषि को मिलम्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो ये जो है वो जाना जाता है मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो इसका है कि ये अंग क्षेत्र में जो थी बहुत ही ये जो पहले मैं बता दूं कि मंजूषा चित्र शैली जो थी वो अंग क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थी और मंजूषा चित्र शैली जो थी वो लकड़ी से बनी होती है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहाँ जाने वाला मंत्रालय है? ठीक है, तो ये जो है वो है पर्यावरण एवं वन। पर्यावरण और वन में ये जाने वाली हरित मंत्रालय यानी यहाँ जाने वाली मंत्रालय है। अगला सवाल हमारा, किस राज्य में
आमा जंगल योजना, जंगल योजना यानी मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा मतलब उड़ीसा में मैं आपको बता दूं कि राज्य में जंगल को संरक्षित करने के लिए ओडिशा सरकार ने जनवरी 2014 में विस्तृत रूप से आमा जंगल योजना लागू करने का निर्णय लिया है, ठीक है। अगला सवाल है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। R.K. नारायण ने द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने इस में मतलब R.K. नारायण ने द्वारा लिखी छोटी कहानी एक संग्रह जिसका प्रकाशन 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा किया गया था, ठीक है ना। मतलब R.K. नारायण द्वारा जो एक छोटी सी कहानी लिखी गई थी मालगुडी डेज में, द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज में एक छोटी सी कहानी लिखी गई थी जो कि था एक संग्रह है जिसका प्रकाशन 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा किया गया था। अगला सवाल है खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ये जो है वो क्रिकेट खेल में दी जाती है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी घरेलू स्तर पर खेले जाने वाली प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है जो कि भारत के क्षेत्रीय क्रिकेट संघ प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के बीच खेला जाता है। तो वो जो जब जीतते हैं तो उन्हें रणजी ट्रॉफी दी जाती है और क्रिकेट टीम को दी जाती है। अगला सवाल है भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून रोकथाम निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? यानी किसके रक्षा करने के लिए लागू किया गया? तो ये जो है कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए जो था 2013 अधिनियम 2013 जो था वो महिलाओं के कार्यस्थल पर महिलाओं की रक्षा करने के लिए लागू किया गया था। अगला सवाल है किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ठीक है, की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 370, ठीक है, अनुच्छेद 370 में के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अगला सवाल हमारा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान। हमारा अगला सवाल है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ पर स्थित है? तो यह मैसूर में स्थित है। अगला सवाल है खाद्य फसलों में शामिल नहीं है खाद्यान्न दालों खाद्य तेलहन, ये जो है वो खाद्य फसलों में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये थी जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मैं आपको बता दूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई तथा विद्युत निर्माण के क्षेत्र में निवेश स्तर को ऊंचा उठाना, जिसकी मुख्य उद्देश्य थी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें निम्नलिखित में से जो सही नहीं है वो PIL पब्लिक इंस्टीट्यूट लिटिगेशन जो है वो सही नहीं है। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए गुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है और इसमें सही गुट को प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही जवाब जो है वो होगा, इसका सही उत्तर जो है वो होगा, मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर ये होगा, ठीक है। ए का जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। यानी डायन, एक मिनट, यहाँ पर जो है डायने कुक, ठीक है, ये जो है द न्यू विल्डरनेस पर है। मतलब इसी तरह से यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आप इस कुट को सही प्रयोग करके उत्तर मिला लेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लॉ अयस्क है, ठीक है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा हेमोटाइट जो है वो की सब प्राचीन के लॉ अयस्क है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता दूं कि सेल और खनिज लॉ अयस्क है, जिसमें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण धातु लॉ प्राप्त किया जा सकता है।
अगला सवाल हमारा है महाकाव्य महाभारत रचना गाया, मतलब कौन ऐसे महाकाव्य थे जो महाभारत रचा गया। ठीक है, काव्य महाभारत रचा गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये मतलब इससे महाभारत को किसने रचा। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो ये वेद व्यास द्वारा रचा गया। ठीक है, वेद व्यास जो थे वो महाभारत को लिखे थे, यानी ऐसा बता दें, बोला जाता है कि महाकाव्य महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। इस महाकाव्य का एक खंड श्रीमद् भागवत गीता है, जो कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जो हिंदुओं के नैतिक विधि निषेधों का वर्णन में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जो होगा लिपि, जिसका कुटवाचन नहीं किया गया। ठीक है, लिपि जो है वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलक्षित नहीं किया गया। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, मतलब कि बिहार के कौन कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो वो हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो बिहार के राष्ट्र कवि गौरव प्राप्त किए हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त 1972 में उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यानी 1972 में रामधारी सिंह को उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, यहाँ पर को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राज बने, मतलब किसको सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने नंद वंश को हटाकर सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान कब लागू है? बहुत ही बेसिक सवाल है, जो कि हम लोग इसको बचपन से पढ़ते और जानते आ रहे हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता कब हुई, गणतंत्रता कब हुई, संविधान कब लागू हुआ। ये सब सवाल जो है वो बहुत छोटे से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो हमारा है 26 जनवरी 1950 में हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। मैं आपको बता दूं कि भारत का संविधान जो है वो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तभी से यह दिवस जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जैसे कि हम लोग हर 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। यानी कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, पूर्ण रूप से हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया था, गणतंत्र हो गया था। उसके बाद जो है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 के स्वीकार किया गया था, और मतलब 1950 में से स्वीकार किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। अगला सवाल है, राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध में लड़े? तो वो जो लड़े थे वो अकबर मुगल बादशाह के विरोध में लड़े थे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि राणा प्रताप ने अकबर के विरोध में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ था। ठीक है, किया गया था, जिसमें राणा प्रताप पराजय हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? ठीक है, तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वह मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। मनेर में जो शाह दौलत का मकबरा स्थित है वो मुगल स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला सवाल हमारा, शिवजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? शिवजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो वो लड़े थे औरंगजेब के विरोध में। जो शिवजी मुगल बादशाह औरंगजेब के विरोध में लड़े थे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि शिवजी ने औरंगजेब के विरोध में युद्ध किया था। औरंगजेब में 1660 ईस्वी में दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें शिवपुरी और चकान आदि किले का अधिकार कर लिया गया था। अगला सवाल है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? ठीक है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो ये कार्ल मार्क्स, ये जो थे उन्होंने दास कैपिटल की रचना किए थे। अगला सवाल है, यातायात का सस्ता साधन है। यातायात का सस्ता साधन क्या है? वो है यातायात का सस्ता साधन जल मार्ग। यानी जल मार्ग जो है, जिसे हम लोग जल मार्ग किसे कहते हैं? तो पहले जल मार्ग यातायात का सबसे सस्ता और
प्राचीन साधन है। यह प्राकृतिक मार्ग पर संचालित होता है, इसलिए इसके निर्माण के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे नहर मार्ग छोड़कर जल मार्ग के रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती है। जल मार्ग की संचालन लागत भी बहुत कम होती है, इसमें वहन करने की क्षमता अधिक होती है और यह भारी वस्तुओं को लंबी दूरी तक वहन करने हेतु सबसे उपयुक्त मार्ग है। ठीक है, जल मार्ग। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम स्टेटाइट स्पोस्टान खनिज पाया जाता है। वह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला सवाल है डांडी कूच संबंधित है। डांडी कूच किस चीज़ से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं कि ये नमक से संबंधित है। यानी अभी जैसे कि हम लोग अभी मैं बताई कि 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने अपने 69वें समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, अगला सवाल है पटना का कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो सबसे पहले सेवक राम का नाम लिया जाता है। जो पटना शैली के विकास के 18वें शताब्दी तक बना रहा। इस शैली में मुगल शैली तथा ब्रिटिश कला का प्रभाव था। इसके अलावा कुछ स्थानीय विशेषताएं भी दिखाई देती है। इस शैली के महत्वपूर्ण चित्रकारों का पहला नाम सेवकराम है। ठीक है, इस शैली का अन्य कलाकारों में उल्लास लाल, जयराम दास, शिवदयाल लाल आदि, मतलब इस तरह से बहुत लोग प्रमुख नाम थे जो कि कलाकारों के पहला नाम जो जुड़ा था। मतलब इन सारे कलाकारों में जो सबसे पहला नाम जुड़ा था वो सेवकराम जुड़ा था। अगला सवाल है पृथ्वी के, यहाँ पर जो है पृथ्वी के कारण दिन और रात होते हैं। मतलब पृथ्वी के किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अब है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जबकि पृथ्वी का वह भाग जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ता तो वह रात होता है। ठीक है, अगला सवाल है बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? यानी बिहार में एक चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? तो वो जो है भागलपुर से संबंधित है। यानी कि बिहार की चर्चित गंगा जल जो है घटना भागलपुर जिले से संबंधित है। भागलपुर में 33 कैदियों की आंखों में पुलिस ने गंगा जल यानी तेजाब डालकर उन्हें अंधा बना दिया था। अगला सवाल है मोपला बागवत हुई। मोपला बागवत हुई मतलब मोपला बागवत कहाँ हुई? तो मैं आपको बता दूं कि मोपला बागवत जो है वो केरल में, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि अगस्त 1921 में केरल के मालाबार जिले में मोपला किसानों का विद्रोह, इस विद्रोह के मुख्य कारण हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाता था। मतलब यहाँ पर ये विद्रोह जो था वहाँ पर हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाता था। अगस्त 1921 में केरल में मालाबार जिले को मोपला किसानों का विद्रोह हुआ था। अगला सवाल हमारा है वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा जो थे वो भारत कब आए थे? तो वास्को डी गामा भारत आए थे 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद वास्को डी गामा जो थे वो कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। वह पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। यानी वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली थे जो जिन्होंने 1498 में 90 दिन की समुद्री यात्रा करने के बाद कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा था। अगला सवाल है बिहार राज्य के पटना जिला में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वह किस जगह पर है? तो ये किस जगह पर है? तो मैं आपको बता दूं ये बाढ़। ठीक है, ये बाढ़ वह किस जगह पर है? वह किस जगह पर है पूछ रहा, तो वह बाढ़ है। ठीक है, मैं आपको इसको बता दूं कि बिहार के पटना जिले में बाढ़ नामक स्थान पर एनटीपीसी द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। अगला सवाल है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो था वो मैक्सवेल द्वारा की गई थी। ठीक, स्वरूप की खोज की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए
किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। मतलब उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। यानी कि जो फोटोग्राफी में शटर गति या उद्भाषण कल उस अवधि को चिन्हित करता है जिसके दौरान कैमरे का शटर खुला रहता है। उसी वस्तु को उपयुक्त उद्भाषण उस वस्तु की चमक पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। तो इसका मैं बता दूं कि दृष्टि के सत्यायित्व। ठीक है। अगला सवाल हमारा है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का जो रंग हम लोग जब आकाश में देखते हैं तो आकाश का रंग हमें कैसा दिखता है, नीला। तो नीला किस कारण से दिखाई देता है, तो लघुत्तर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के वजह से जो है वो आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। अगला सवाल है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है। फोटोन जो है वो किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो प्रकाश की मूलभूत यूनिट मात्रा है। यानी कि ऐसा बोला जाता है कि भौतिक में फोटोन प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के मूलभूत कण के बोला जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मूलभूत कण को बोला जाता है। अगला सवाल हमारा है, प्रकाश बिखराव किसमें होता है। प्रकाश का बिखराव किसमें होता है। तो प्रकाश का बिखराव कोलायडीय घोल जो है उसके द्वारा प्रकाश का बिखराव होता है। अगला सवाल है, एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों को तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है। इसके द्वारा जो है वो किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाया जा सकता है। यानी हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे कपड़े पर जंग का दाग लग जाता है, तो किसके द्वारा हटाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑक्जेलिक अम्बल के द्वारा हटाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्बल एक ऐसी मतलब आमतौर पर जंग लगे कपड़ों के लिए अम्बलीय घोल काफ़ी सहायक होते हैं। जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड का घोल जो है वो जंग लगे कपड़ों को भिगोकर तनु बोरेक्स के घोल में धोने से जो दाग धब्बे होते हैं वो धुल जाते हैं। यानी जो जंग का दाग लगा रहता है वो हट जाता है। अगला सवाल है, डेटोल में मौजूद प्रतिरोध यौगिक है। ठीक है। डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक जो है वो यौगिक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो एनलोरॉक्सीसिलेनोल। ठीक है। एनलोरॉक्सीलेनोल इसमें जो है वो प्रतिरोध यौगिक है। अगला सवाल है, छुई मुई यानी टच मी नॉट एक जो पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। छुई मुई, टच मी नॉट, ये छुई मुई का जो है वर्ड पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका। मतलब मैं आपको बता दूं कि मिमोसा पुडिका मटर फालिया परिवार फैबेसी कुल का एक रंगने वाला वार्षिक या बारहमासी फूल वाला पौधा होता है। ये छुई मुई जो होता है उसको आप टच कीजिएगा तो जो होता है वो मुरझा जाता है। यानी वो जो है वो अजीब एक जो खिला रहता है वो मुरझा जाता है। जैसे कि हम लोग फूल को देखते हैं कि आज वो खिला है और अगले दिन वो मुरझा जाता है, लेकिन छुई मुई का पौधा एक ऐसा है जो कि छुई मुई का फूल जो होता है उसको छुइएगा और तुरंत बाद वो जो होता है मुरझा जाता है, तो उसे छुई मुई बोलते हैं। अगला सवाल है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है। ठीक है। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, तो है डाइलोकिल डाइक्लोरोसिलोन। ठीक है। इसका पॉलीमर है। अगला सवाल है, निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। मतलब विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये फ्यूरान का है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है। तो इसकी संरचना जो है वो षटकोणीय है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि
क्रोफाइड क्रिस्टलीय कार्बन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक प्रकार है। यह मेटोफ्लोविक और आग्नेय चट्टानों में पाया जाने वाला एक मूल खनिज तत्व है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से क्या रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये जो है आवश्यक है रक्त बिंबाणु। ठीक है, रक्त बिंबाणु जो है वो रक्त को जमाव के लिए आवश्यक है। यानी कि रक्त बिंबाणु जो है रुधिर पाटिकाएं ब्लड के थर्मोसाइट भी कहा जाता है। यह रक्त के घटक होते हैं जिसका कार्य स्खलन कारकों के साथ रक्त वाहिनियों की क्लम्पिंग एवं थक्के द्वारा रक्त स्राव को रोकने के लिए होता है। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल है, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो उसकी अधिकतम सबसे ऊंचे स्थान पर होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जाति है। मतलब इसमें स्थानिक जाति कौन सी है, तो है धनेश, हॉर्नबिल। ठीक है, अगला सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि ये शाही द्वारा संरक्षण किया जाता है। हम बात रहा कि शाही क्या है, तो शाही लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है। जिन्हें शाही को इस अधिनियम के द्वारा संरक्षण प्रदान किया है वह बंगाल शाही का हिमालय कल्कि रहित शाही है। ठीक है, अगला सवाल है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है। वर्गीकरण विज्ञान जो है वो किससे संबंधित विज्ञान है, तो ये जो है वो वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है, तो वर्गीकरण विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो फाइटोक्रोम जो है जिससे ये लाल और सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है। यानी कि मैं बताऊं कि फाइटोक्रोम पौधे द्वारा पौधों के प्रकाश का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वह एक फोटोरेसिपेटर होता है। यह दृश्य सेफ्टोक्रम के मुख्य रूप से लाल और दूर तक लाल क्षेत्र का पता लगाता है और बीजों का अंकुरण नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, सूची 1 में दिए गए संक्रामक स्रोतों का सूची 2 में दिए गए दत्त जनित रोगों से मिलान कीजिए। यानी बैक्टीरिया, फंगस। सूची 1 जो है उसमें बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोअन, वायरस। ठीक है, पहला कालाजार, दूसरा जो है डेपोडिक और तीसरा इफ्लुएंजा और चौथा दाद। ठीक है, तो इसमें इस पहला को दूसरे में मिलाना है कि कौन किससे होता है और कौन इस तरह से। तो इसमें जो होगा सही इसका जो होगा आपको मैं बता दूं कि इसको मिलाना है तो यह ए का जो होगा 2 होगा। ठीक है, बी का 4 होगा। ठीक है, और सी का जो है वो 1 होगा और इसका 3 होगा। यानी बैक्टीरियम जो है वो तपेदिक है, फंगस जो है वो दाद है और प्रोटोजोअन जो है वो कालाजार है और वायरस जो है वो इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, अगला सवाल है, क्षुद्रग्रह मतलब एस्ट्राइड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाता है। तो किन के बीच चक्कर लगाता है, तो मंगल और बृहस्पति के चारों ओर, मतलब मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। यानी मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है,
तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। यानी मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका व्यवसाय की दृष्टि से जो है वो तंत्रिका कोशिका है, जिसे मानव अंडाणु कोशिका या डिम्ब वयनऊ भी कहा जाता है। इसका व्यवसाय लगभग 1 मिलीमीटर या 1000 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, 1000 माइक्रोमीटर होता है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। यानी इसमें इसका जो होगा वो आयन मंडल पर, ठीक है, आयन मंडल पर उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। अगला सवाल है, किसी भी विस्तृत पर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोशिका का पता होता है। कोशिका का पता हो, प्रथम कोशिका का पता होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम कोशिका का पता होता है A1। ठीक है, यानी कि हर स्प्रेडशीट के में पंक्ति और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रथम कोशिका का पता A1 से होता है, जो कि मुख्यतः एक पंक्ति होता है। ठीक है, अगला है, यदि A/B का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। यानी निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए, तो A बड़ा, ठीक है, मतलब ऐसा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि A जो है वो 0 से छोटा है और B बड़ा है, और मतलब इसमें जो होगा ये होगा। हमारा अगला सवाल है, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसमें 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल आता है। तो यहाँ पर शेषफल पूछ रहा है कि 2, 4, 8 और 10 शेषफल आता है। तो इसका मैं इसका सही उत्तर मैं बता दूं आपको पहले, तो 5002। ठीक है, इसका सही उत्तर जो है वो 5002 है। अब 5002 कैसे होता है, तो मैं आपको इसको बता दूं कि यहाँ पर भाजक एवं संगत शेषफल का जो अंतर है वो समान है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 5 - 2। ठीक है, 5 - 2 = क्या हो गया, 3। ठीक है, उसके बाद 7 - 4 = 3। ठीक है, उसके बाद 11 - 8 = 3। ठीक है, उसके बाद 13 - 10 = 3। ठीक है, यानी चारों को माइनस करने पर हमारा जो निकलता है वो 3। यानी कि जो यहाँ पर भाजक एवं संगत शेषफल का अंतर जो है वो समान है, यानी चारों का जो है वो 3 है। अब यहाँ पर जो हमारा अवशिष्ट संख्या जो है 5, 7, 11 और 13। ठीक है, 5, 7 और 11, 13 जो हमारा विशिष्ट संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 7 मतलब हर में से माइनस करने पर जो हमारा आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पर ऐसे इसको लिखेंगे हम लोग 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, 5 × 7 × 11 × 13 -3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा 5000, 5 - 3 = 5002। ये हमारा इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल है, A, B और C किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि A उस कार्य को अगले 6 घंटे में और B 5 घंटे में करता है तो C का कार्य को अकेला कितने समय में करेगा। मतलब C जो है, यहाँ पर C के बारे में पूछा है कि C जो है उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। तो ये जो है वो टोटल 7/1/2 घंटे में करेगा, यानी 7.5 घंटे में करेगा इस काम को। तो इसको कैसे करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसको इस तरह से बना सकते हैं कि एक जो है यहाँ पर C द्वारा 1 घंटे में किया गया काम। ठीक है, माना कि C द्वारा किया गया 1 घंटे में जो काम है वो हमारा है 1/2 - 1/5 - 1/6। ठीक है, 1/2 - 1/5 - 1/6। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि 15 - 6। ठीक है, 15 - 6 - 5 / 30। ठीक है, / 30 हो गया। यहाँ तक आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो आगे मैं आपको इसको नोट आप लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फिर यहाँ पर लिखेंगे 4/3।
30, ठीक है। 4/30 तो यहाँ पर हो जाएगा 2/15, यानी इसको 2 से हम लोग क्या किए, विभाजित कर दिए हैं। तो 2 से 30 जो है 15 बार में, और 4 जो है वो 2 बार में, तो यहाँ पर हो गया 2/15, ठीक है। अब सी द्वारा लिया गया समय जो है, तो यहाँ पर सी द्वारा लिया गया समय में लिखेंगे 15/2, यहाँ पर इक्वल टू 7, यानी ये हमारा इसका निकल के जो आया टोटल इसका आंसर है। यानी कि क्या कर देंगे, इसको सी द्वारा लिया गया समय, इसको मतलब हम लोग पलट देंगे कि 15 यहाँ पर 2 कर देंगे। जो हमारा 2/15 आया तो इसको हम लोग यहाँ पर पलट देंगे, 15/2 कर देंगे। ये हमारा सही उत्तर हुआ। अगला सवाल है, 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी और उनके 5 बेटे को दिया गया। उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो अभी जैसे कि मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह से बनेगा, थोड़ा सा का अंतर है। तो मैं इसका सही आंसर बता रही हूँ, आप लोग इसको खुद से जो है वो हल कीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 2, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाड़ लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता है। पार्क का क्षेत्रफल बताइए। यानी इसका पार्क में इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल मैं आपको बता दूं 4928 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वो अब कैसे इसका स्क्वायर इतना, तो ऐसे तो थोड़ा लंबा जाएगा, पर मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ कि एक जो हमारा यदि त्रिज्या जो है वो r मीटर का होता, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, 1 मिनट, त्रिज्या जो हमारा होता है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा r है और +2r, ठीक है, इक्वल टू 288, ठीक है, 288। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, r ब्रैकेट +2, ठीक है, ब्रैकेट इक्वल टू 288। और उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 22/7, ठीक है, 22/7 +2 ब्रैकेट इक्वल टू 288, ठीक है। इसको इस तरह से आप लोग नोट करते जाइएगा जैसे कि मैं बता रही हूँ। यहाँ तक, ठीक है, तो हो गया हमारा। उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू r 22 + 14/7 इक्वल टू 288, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। उसके बाद जो है 288, उसके बाद इसको अब इस तरह से लिखेंगे, 22 और 14 को हम लोग ऐड कर दिए तो हमारा टोटल कितना आया, r इक्वल टू r ब्रैकेट 36/7 इक्वल टू 288, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, r इक्वल टू 288 गुना 7/36, ठीक है, 36, टोटल 56 इक्वल टू 56 मीटर, ठीक है, मीटर। उसके बाद इसको अब लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। यहाँ पर जो क्या पूछ रहा है, पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल इक्वल टू πr²/2, ठीक है, /2। उसके बाद इक्वल टू 22/7 गुना 2, ठीक है, इक्वल टू 56 गुना 56। हमारा 56 गुना 56 करेंगे इसको इस तरह से, तो हमारा निकल के जो आएगा इसका सही आंसर 4928 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल है, एक बस के पहिए में ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा। यानी यहाँ पर पहिए को कितना बार घूमना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो इसका होगा सही उत्तर 250 बार घूमेगा तो पहिया प्रति मिनट 250 बार घूमना पड़ेगा।
अगला सवाल है, एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है। एक ग्राहक को 560 रुपये की कीमत का सूटकेस, 90 रुपये कीमत का बैग और 45 रुपये कीमत की तौलिया खरीदने पर मिलने वाली छूट बताइए। मतलब एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली जो वस्तु है 10% छूट देने का विज्ञापन देता है। एक ग्राहक को 560 रुपये की कीमत का सूटकेस दिया, 90 रुपये की कीमत का बैग और 45 रुपये कीमत की तौलिया, तो खरीदने पर मिलने वाली छूट को बताइए। मतलब जो खरीदने पर इसको जो मिलता है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा कुल विक्रय, यानी इसका जो कुल विक्रय है वो है 560 प्लस 90, 560 प्लस 90 प्लस 45, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट कर देंगे 45। इसका टोटल क्या है, कुल विक्रय मूल्य है, यानी टोटल हो गया हमारा 695 रुपये। अब यहाँ पर जो कुल छूट पूछ रहा है, यानी इसको कुल कितना छूट मिला, तो इसको हम लोग लिखेंगे 695, ठीक है, गुना 10, यानी 10% का छूट देने का जो विज्ञापन देता है और ये टोटल व्यक्ति जो है वो खरीदता है इतना, तो इसका टोटल हो जाता है 695 जो हमारा इसका टोटल खरीदने के बाद जो अपना कीमत लगा है 695 रुपये और 10% का छूट, यहाँ पर 695 गुना 10 कर देंगे और बाटे 100, ठीक है, बाटा 100, तो हमारा टोटल निकल के आ गया 69 रुपये 50 पैसा। इसका जो हुआ छूट मिला 69 रुपये 50 पैसा इसको छूट मिला। अगला सवाल है, एक सीढ़ी की कीमत पर 25% घटा दी गई। एक व्यक्ति ने सीढ़ी के लिए 24 रुपये अदा किए, नगद छूट कितनी मिली, यानी यहाँ पर नगद छूट पूछा है कि कितनी मिली। तो आपको मैंने इससे जुड़े 3 सवालों को बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप ये सवाल खुद से हल करेंगे, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें आपको आंसर बता देती हूँ कि 8 रुपये की छूट मिली इनको। अब आप लोग 8 रुपये कैसे मिली, तो आप लोग इसको खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है, एक विक्रेता 950 रुपये अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है, ठीक है। एक विक्रेता जो है 950 रुपये का अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उससे उत्तरोत्तर 20% और 10% की छूट मिलती है। वह उसे पेंट कराने पर 66 रुपया खर्च करता है। वह कूलर को 25% लाभ पर बेचता है। उसका विक्रय मूल्य बताइए। यहाँ पर उसका जो है वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि एक जो हम इसमें पूछ रहा है, एक समतल तुल्य छूट जो उसको मिला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20 + 10, ठीक है, यानी 20 इसको ऐड कर दिए, ठीक है, माइनस 20 गुना 20, इसको 1 मिनट थोड़ा जैसे कि यहाँ पर 20 + 10, ठीक है, 20 + 10 माइनस 20 गुना 10/100, ठीक है, 10/100% यहाँ पर ऐसे प्रतिशत लिख देंगे, इक्वल टू जो है वो 28%, ठीक है, 28% इसका निकला। उसके बाद टोटल इसका जो विक्रेता का कर मूल्य है, जो इसका विक्रेता का जो कर मूल्य है, तो अब इसको बताती हूँ। इसका जो कर मूल्य है, तो इसको अब इस तरह से लिखेंगे 950 गुना 100 माइनस 28, ठीक है, ब्रैकेट 28, ठीक है, प्रतिशत। अब यहाँ पर लिखेंगे 1950 गुना 72, 1950 गुना 72 बाटा 100, ठीक है, बाटा 100। उसके बाद हमारा जो टोटल निकल के आया वो 684 रुपये, ठीक है, 684 रुपये इक्वल टू 684 रुपये। यानी यहाँ पर हम लोग 550 गुना 72/100 किए, 72/100, तो हमारा जो निकल के आया वो 684 रुपये हो गया। अब मैं आगे बताती हूँ कि ये 684 रुपये अब हमारा है कि वास्तविक कर मूल्य जो है, वास्तविक कर मूल्य जो है, तो यहाँ पर इसको करेंगे 684 प्लस
66। ठीक है, 66 रुपया क्या किया वो पेंट कराने में खर्च कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा 684 रुपये निकला उसमें 66 रुपये को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल क्या निकल के आया 750, यानी 750 रुपये। ठीक है, 705 रुपये। अब अभिष्ट विक्रय मूल्य जो पूछ रहा है तो इसको ऐसे लिखेंगे 750 गुना 125/100। ठीक है, 125/100 तो हमारा टोटल निकल के आ गया 937। इसको सॉरी, जो हमारा 750 रुपया निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 7.5 यानी 750 गुना 125/100। 125 यानी हमारा जो इसका अवशिष्ट विक्रय मूल्य जो निकल के आया वो निकल के आया 937 रुपये 50 पैसा। 937 रुपये 50 पैसा, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करता है, उनके अर्जन का अनुपात क्या है। यानी यहाँ पर इसके अर्जन का अनुपात पूछ रहा है। तो राम एक दिन में जो राम की एक दिन की जो आय है 125 बटा क्या है 8 रुपये। ठीक है, यानी राम 8 दिन में 125 रुपये, यानी 125 रुपया बटा 8 दिन। ठीक है, उसके बाद श्याम की एक दिन की आय जो है वो है 140/8। ठीक है, 140/एक दिन की आय जो है 140/10। सॉरी, 100 जो उसकी यहाँ पर 10 दिन बोल रहा है तो यहाँ पर 10 दिन, यहाँ राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है, यानी 125/8। श्याम जो है वो एक दिन में, तो यहाँ पर लिखेंगे 140/10। ठीक है, 140/10 यानी कि 14 रुपये। ठीक है ना, 14 रुपये। उसके बाद इसका विशिष्ट अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि 125/8। ठीक है, 125/8 अनुपात 14। यहाँ पर 125/8 अनुपात 14। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो गया 125 अनुपात 112। ठीक है, कितना आया हमारा निकल के 125 अनुपात 112, यानी इसका सही उत्तर होगा 3। इसका सही उत्तर जो है वो 3। अगला सवाल हमारा है, यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बड़ा भाग 75 है, तो परिणाम बताएं। तो इसका परिणाम जो होगा 120 होगा। अगला सवाल है, एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:3:2 है और बैग की कुल धनराशि 500 है, तो उसमें 2 रुपये के सिक्के कितनी राशि है। यानी यहाँ पर 2 रुपये की सिक्के की कितनी राशि है ये पूछ रहा है, यानी उस बैग में जो है वो 2 रुपये की सिक्के की कितनी राशि है। तो इसकी जो टोटल राशि होगी, यानी सिक्कों का मूल अनुपात जो होगा, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 4:1 अनुपात 3:2। ठीक है, 3:2 अनुपात 5:2। ठीक है, ये हो गया हमारा, यानी 4:1, 3:2 और 5:2। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टोटल हो गया 4 अनुपात, इसको इस तरह से लिखेंगे 6:10। ठीक है, यानी 4:1 तो 4, 3:2 तो 6, 5 तो 10। ठीक है, उसके बाद इसका टोटल जो हो गया 2:3:5। ठीक है, तो 2 रुपये की सिक्कों का जो मूल हुआ, 2 रुपये का सिक्कों का जो मूल हुआ वो मैं 1 मिनट बताती हूँ। 2 रुपये का सिक्कों का जो मूल हुआ तो उसको इस तरह से लिखेंगे 3/2 + 3 + 5। ठीक है, 2 + 3 + 5 गुना, इसको यहाँ पर इसको बाटा, 1 मिनट मैं इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर होगा 3। ठीक है, बाटा 2 + 3 + 5 गुना 500। 500 रुपया यहाँ पर जो है टोटल धनराशि है, तो कर दिए। यहाँ पर टोटल हमारा जो निकल के आ गया वो 150 रुपया हो गया। ठीक, 150 रुपया हो गया।
150 रुपया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ये होगा। ठीक है, अगला सवाल है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या है। यानी सबसे छोटा पूछ रहा है, तो आप लोग धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत निकालने हम लोग पढ़े हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसका जो औसत है वो निकाल लेंगे। सबसे छोटा क्या होगा, तो मैं आपको आंसर बता दूँ 5। ठीक है, अगला सवाल हमारा 2 लड़कों और उनके पिता की औसत आयु उन 2 लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है, उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि 2 लड़कों की औसत आयु 5 गुना 1/2 वर्ष है, तो पिता और माता की आयु क्रमशः क्या होगी। यानी माता पिता की क्रमशः आयु यानी 37 वर्ष और 28 वर्ष, यानी पिता जो है 37 वर्ष और माता जो है वो 28 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल है एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपये में के 100 संतरे की दर से खरीदता है और एक अन्य किस्म 700 रुपये के 100 संतरों की दर से 500 संतरे खरीदता है और उनके रुपये 84 प्रति दर्जन पर बेचता है। लाभ प्रतिशत बताएं। यानी लाभ प्रतिशत इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मैं इससे रिलेटिव बहुत सारे सवालों को बताई हूँ कि कैसे इसका प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो ये आप लोग इसको, उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे, लेकिन मैं फिर से आज एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो कि जैसे कि टोटल जो हमारा है वो 1200 संतरों का कुल कर मूल्य, यानी यहाँ पर हम लोग टोटल जो हमारा हो गया वो 1200 संतरों का जो है वो कर मूल्य निकालना है, यानी 500 500 100 100। ठीक है ना। तो क्या हो गया 500 500 100 100, यानी टोटल हमारा क्या हो गया 1200 संतरों का कुल मूल्य। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 500 बटा 100 गुना 700। ठीक है, गुना 700 प्लस 700 सब एक ही में है, 700 गुना 700 बटा 100 गुना 500। ठीक है, गुना 500, ये हो गया रुपए। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया 7000 रुपये। 7000 रुपये हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। 7000 रुपये जो है वो हमारा निकला। उसके बाद 12 संतरों का विक्रय मूल्य, 12 संतरों का जो विक्रय मूल्य हुआ, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि 84 रुपये, 12 संतरों का विक्रय मूल्य जो है वो 84 रुपये हुआ, इक्वल टू 84 रुपये। ठीक है, 12 संतरों का मूल्य 84 रुपये। तो 12 संतरों का विक्रय मूल्य अब हमें ज्ञात करना है। 12 संतरों का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो हमें इस तरह से इसको लिखेंगे 84 बटा 12। ठीक है, 84 बटा 12 गुना 1200, 84 बटा 12 गुने 1200 इक्वल टू हमारा आ गया 8400, यानी 7000 आया पहला और दूसरा आया 8400। ठीक है, अब इसमें हमें लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लाभ इक्वल टू लिखेंगे 8400, यानी 8400 माइनस 7000। ठीक है, 7000, 8400 माइनस 7000, टोटल बचा हमारा 1400 रुपया। ठीक है, इक्वल टू 1400 रुपया जो हमारा है वो बचा। उसके बाद अब लाभ प्रतिशत इसको निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत हमारा जो निकलेगा, तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे 1400 बटा 7000 गुना 100। ठीक है, गुना 100, हमारा टोटल निकल के आ गया क्या 20%, यानी इस तरह से हमारा कटा। ठीक है, कट गया, तो ये हमारा 20% जो है वो निकल के आ गया। तो ये हमारा 20% लाभ हुआ। अगला सवाल है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और उसे लगत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली। घड़ी का लगत मूल्य कितना होगा। यानी अभी मैंने ठीक अभी से पहले का सवाल बताया कि उसमें भी हमारा उसमें बस लाभ था, इसमें लगत मूल्य पूछ रहा है। तो आपको मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका लगत मूल्य जो होगा वो 50 रुपये होगा। अगला सवाल है यदि 16 पेन का लगत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत कितनी है। ठीक है, लाभ हानि का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितनी है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि एक पेन का लगत मूल्य 1 रुपया है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत जो होगा
तो एक पेन का मूल्य जो है हमारा 1 रुपये है। ठीक है, हमने माना कि हमारा एक पेन जो है वो 1 रुपये का है, तो हम यहाँ पर जो है लगत मूल्य तो 16 माइनस 12/12। ठीक है, 16 माइनस 12/12। ठीक है, उसके बाद गुना 100, गुना हमारा 100 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100/3, 100/3। उसके बाद हमारा निकल के आ गया 33 1 इतना प्रतिशत जो है इसका ये जो इसका है, तो इसका हमारा सही उत्तर ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है। निबल वृद्धि अथवा कमी कितनी है? ठीक है, निबल वृद्धि अथवा कमी कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि 1% कमी। ठीक है, 1% कमी। अब 1% कमी कैसे है? तो निबल प्रतिशत जो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 माइनस 10। ठीक है, उसके माइनस 10 गुना 10। ठीक है, माइनस 10 गुना 10/100। ठीक है, बटा 100 इक्वल टू -1%। मतलब इसका जो ऋणात्मक चिन्ह जो होता है माइनस में होता है। जब हम लोग किसी घाटे में होते हैं तो माइनस में होते हैं, तो ये हमारा 1% कमी आया। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसमें 5% ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी? यानी पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी वो पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक जनसंख्या जैसे हम माने कि x, हमारा प्रारंभिक जनसंख्या जो है x है। ठीक है, तो x है, तो इसमें हमारा टोटल जो आया है, यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको यह हमारा माना हुआ प्रारंभिक संख्या जो है x है। तो हमारा जो अभी का जो उसकी दूसरी वर्ष की उसकी जनसंख्या जो है 47,880 है। ठीक है, 880 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 47,880 इक्वल टू x ब्रैकेट 1 + 5/100। ठीक है, ये हमारा इसका टोटल हो गया। उसके बाद लिखेंगे 1 माइनस 5/1 1 मिनट, इतने यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे 1 माइनस 5/100। ठीक है, ये जो हमारा वो पिछले का जो अभी मैं इसके पहले जो मिटाई, ये और ये दोनों एक ही लाइन में होगा। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मुझे मिटार कर आप लोगों को बताना पड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा टोटल। उसके बाद यहाँ पर फिर इसको मिटाएंगे और फिर लिखेंगे हम अपना टोटल जो है वो। तो यहाँ पर लिखेंगे 47,880 इक्वल टू x गुना 21/20 गुना 19/20। ठीक है, 19/20। अब यहाँ पर टोटल लिखेंगे x इक्वल टू 4780। 1 मिनट, फिर से मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से इसको लिखेंगे x इक्वल टू 47,880 गुना 20 गुना 20। ठीक है, 20 गुना 20/21 गुना 21 गुना 19। ठीक है, उसके बाद टोटल हमारा जो आ गया वो 48,000 रुपये हो गया। 48,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल हमारा, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है। वह 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में तय करेगी? यानी कितने घंटों में तय करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा 7 घंटों में। 7 घंटों में जो है वो अपनी दूरी को तय कर लेगा। जैसे पहले घंटे में तय की गई दूरी, पहले घंटे में जो तय की गई दूरी है वो 40 है। ठीक है, दूसरे घंटे में तय की गई दूरी जो है वो 45 है। मतलब कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पहले घंटे में तय की गई दूरी 40 किलोमीटर है, दूसरी घंटे में तय की गई दूरी जो है वो 45 किलोमीटर है। ये पहली है।
और ये दूसरी तय तय की गई दूरी जो है वो 45 है। अब इसमें क्रमशः जो हमें निकालना है यानी 350, तो इसे हम ऐसे 350, ठीक है, 350 इक्वल टू 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60, ठीक है, 60 प्लस 65 प्लस 75, ये टोटल जो मतलब 385 इक्वल टू 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 75, ठीक है, 75। टोटल जो हमारा अब निकल के आया वो टोटल हो गया हमारा 7 घंटा। अगला है 2 रेलगाड़ी ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद वो 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा पहुंचने के लिए लेती है। यदि हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चल रही है तो दूसरे गाड़ी की गति क्या होगी, यानी इसमें दूसरे गाड़ी की गति पूछ रही है। इसमें दूसरी गाड़ी की गति होगी 54 किलोमीटर घंटा, ठीक है। अगला सवाल है शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3,300 यानी 3300 ब्याज मिला। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, यानी यहाँ पर शिल्पा जो है वो कुल कितनी राशि जमा की थी, तो उसने कुल, मैं आपको उसने जो कुल राशि है, जैसे प्रत्येक बैंक में जमा करने की राशि जो है वो माना कि 1 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना, जैसे यहाँ पर इसको शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ, मूलधन गुना समय गुना दर, ठीक है, बाटा दर बाटा 100, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसको समझ रहे होंगे, यानी कि हमारा जो है प्रत्येक बैंक जमा करने की राशि 100 रुपया है, ठीक है। तो ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यहाँ तक आप लोग समझ। अब यहाँ पर जोड़ेंगे x प्लस 3 गुना 10, ठीक है, 3 गुना मतलब 3 गुना 10 बटा 100, इसी लाइन का एक है, प्लस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे प्लस करके x गुना 3 गुना 12 यानी x गुना 3 गुना 12 बटा 100 इक्वल टू 3300, यानी इक्वल टू 3300 रुपये हमारा आया टोटल। जैसे कि यहाँ पर आया 3300 रुपये, यानी टोटल करने के बाद जो हमारा आया वो आया 3300 रुपये, 3300 रुपये आया। उसके बाद अब हम इसको लिखेंगे x गुना 3 गुना 22 मतलब x गुना 3 गुना 22 बटा 100, ठीक है। तो हमारा यहाँ भी निकल के आया 3300 रुपये, ठीक है, इक्वल टू निकल के नहीं आया, मतलब इक्वल टू 3300। उसके बाद लिखेंगे हम इसको x इक्वल टू, इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे x इक्वल टू 3300 गुना 100 बटा 3 गुना 22, ठीक है, यानी जो हमारा x इक्वल टू 5000 रुपये, ठीक है, 5000 रुपये। अब कुल धन राशि जो है वो हमारा क्या है 10,000 रुपये यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर 10,000 रुपये जो हमारा आएगा, x इक्वल टू 5000 रुपये, कुल धन राशि 10,000 रुपये। अगला सवाल है एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है, मतलब निवेश की गई राशि जो है वो 12,000 रुपये है। अगला है चीनी की कीमत 1% की वृद्धि होती है। 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसको अपनी चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी उन्हें जो अपनी चीनी खपत में कमी करनी होगी वो है 9 गुना 1 मतलब 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न
कौन सा है। ठीक है, व्यय का भिन्न पूछ रहा है कि टोटल भिन्न कौन सा है, तो इसका टोटल भिन्न जो है वो 3/11 है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101 और 103। निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यानी संबंधित अक्षर संख्या शब्द जो दिए हुए हैं उसे हमें चुनना है। तो यहाँ पर है 25:40:77। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब यहाँ पर कौन सा संख्या होगा उसे हमें चुनना है। तो इसको हम लोग कैसे चुनेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि 85 जो है तो 40। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 8 गुना 5 इक्वल टू 8 × 40। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है 77 है, तो 77 को कैसे हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ पर 77 जैसे कि हमने यहाँ पर 77 है। ठीक है, और यहाँ पर 5 गुना 85 है, तो जैसे हमने 8 गुना 5 किया तो हमारा 40 आया। ठीक है, तो 77, तो 7 गुना 7 इक्वल टू 49, मतलब 7 × 7 = 49 होता है, 7 × 7 = 49। तो ये हमारा सही विकल्प जो यहाँ पर हमारा सही संख्या होगा वो 49 होगा। ठीक है, अगला सवाल है KNQTLORUADGJ। ठीक है, ADGJ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग इसको बनाएंगे के बाद क्या आता है L के बाद क्या आता है M नहीं है, N के बाद O, उसके बाद Q के बाद R, उसके बाद T के बाद U आता है। जैसे कि ये K है तो K के बाद L। ठीक है, N के बाद O, Q के बाद R और T के बाद U आ गया। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा ADGJ, ठीक है, ADGJ है, तो इसमें हमारा कौन सा यहाँ पर प्रश्नवाचक यानी कौन सा अक्षर जो है वो सही होगा, तो हमारा होगा A के बाद जो होता है, जैसे A के बाद क्या होता है B। ठीक है, D के बाद E। ठीक है, H के बाद G और K के ठीक है, और J के बाद K होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 3, BEHK। यानी इस तरह से होगा कि A का जो है B, D के बाद E, J के बाद H, J के बाद K ये होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही अक्षर जो होगा वो होगा BEHK, जो यहाँ पर इसके लिए इसके साथ होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा गंध फूल स्वाद। गंध फूल और स्वाद। ठीक है, तो गंध फूल का गुण है, यानी फूल से जो सुगंध आता है तो फूल का गुण है, और उसी प्रकार स्वाद जो है वो भोजन से आता है, तो यहाँ पर भोजन होगा इसका सही उत्तर। यानी कहने का मतलब है कि जो फूल हमारा उससे अच्छा सुगंध निकलता है, तो गंध और फूल जो है वो एक दूसरे से हैं, और स्वाद जो है वो भोजन से आता है, तो भोजन हो गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 104 और 106। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर और संख्याओं का युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें विषम शब्दों का जो है युग्म को ज्ञात करना है, तो हमारा 4 ऑप्शन दिया, पठार, समतल, पर्वत और पहाड़ी। ठीक है, पठार, समतल, पर्वत और पहाड़ी। तो समतल का अर्थ होता है समान, यानी तल, और स्तर, चौरस आदि। पठार का मतलब पर्वत और पहाड़ी समतल से ऊंचे होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही उत्तर होगा वो 2 होगा, समतल। ठीक है, अगला सवाल है 48 - 68, 71 - 87, 5 - 21 और 29 - 45। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे। यहाँ पर पहला जो है क्या 48 - 68, तो 68 - 48 लिखेंगे। ठीक, 48 लिखेंगे। ठीक है, -48 = 20। ठीक है, उसके बाद क्या है 71 - 87 दूसरा, तो इसमें हम लिखेंगे 87 - 71 = 16। ठीक है, उसके बाद क्या है 21 - 5, यहाँ पर तीसरा जो है 21 - 5 = 16। ठीक है, 45 - 29 करेंगे, 45 - 29 = 16। तो जब विषम है अलग है वो है
पहला, ठीक है, जो कि इन तीनों को माइनस करने पर 16 आ रहा है, जैसे दूसरा, तीसरा और चौथा को माइनस करने पर 16 16 16 आ रहा है। जो लेकिन इसमें 20 में अलग आ रहा है तो वो है 48 माइनस 68, यानी 68 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारा जो अंक आएगा वो 20 आएगा, यानी ये जो है वो अलग है, ठीक है। अगला है EHIKNLNOQ TWXZADEG, ठीक है, 4 ऑप्शन हमारा है। तो ई के बाद एच, ठीक है, ई के बाद एच, एच के बाद आई, ठीक है, आई के बाद के, उसके बाद LNOQ, ठीक है, TWXYADEG, यानी कि जो हमारा इसमें जैसे कि ई के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद के आता है, उसी तरह से एल के बाद एन, एन के बाद LMN होता है, जैसे L के बाद M, N के बाद N, N के बाद OQ आता है, उसके बाद TWXYZ होता है तो यहाँ पर Y नहीं, उसके बाद ADEG होता है तो ABCDEGHIJK होता है। तो इसमें जो है हमारा वो 2 LNOQ, ये जो है वो 2 अक्षरों का जो इसमें है वो अंतर है, ठीक है। अगला सवाल है, यदि बीते कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था, यदि बीते कल यानी जो हमारा कल बीत गया वो उसका पहले वाला दिन जो था वो बृहस्पतिवार था, तो रविवार कब होगा? यानी बीते हुए कल के बाद बृहस्पतिवार, यानी आज जो है वो हमारा क्या है, बीते कल से पहले का दिन मतलब आज जो है वो शनिवार है, तो आने वाला दिन रविवार कब होगा? तो आने वाला आज जो है बीता हुआ, तो आज जो दिन इसमें पूछ रहा है तो रविवार कब होगा? यदि बीते कल से पहले दिन बृहस्पतिवार था, ठीक है, यानी जो बीत गया कल उसके पहले वाला दिन जो था वो बृहस्पतिवार था, ठीक है। तो आज का जो हमारा दिन है आज क्या होगा? तो आज है शनिवार, आने वाला कल रविवार, तो जो आने वाला कल होगा यानी आने वाला कल होगा वो रविवार होगा। जैसे बीता हुआ कल जो हो गया वो बृहस्पतिवार हो गया और आज क्या है, शनिवार है, तो आने वाले कल को रविवार होगा, ठीक है। अगला सवाल है, रक्त संबंधित है सीरा से उसी प्रकार तेल संबंधित है। रक्त संबंधित है सीरा से, उसी प्रकार तेल संबंधित है। तो तेल किस चीज़ से संबंधित है? तो वो पाइपलाइन से संबंधित है। जैसे रक्त संबंधित है सीरा से, मतलब कहने का मतलब है कि सीरा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त हृदय तक पहुंचता है, ठीक है। उसी प्रकार तेल जो है वो पाइपलाइन के सुविधा से जो है वो एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचता है, तो तेल जो है वो पाइपलाइन से संबंधित है। अगला सवाल है, लंबा संबंधित है बॉन से, उसी प्रकार दया संबंधित है। यानी लंबा इंसान संबंधित है बॉन से, उसी प्रकार दया संबंधित है। यानी कि निर्दयता से दया जो संबंधित है और निर्दयता से संबंधित है। यानी जैसे मैं बता दूं, लंबा का भी पार्थिक बॉन है, उसी प्रकार दया का भी पार्थिक निर्दयता है, ठीक है। अगला सवाल है, बेमेल का चयन कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। शिमला, ऊटी, देहरादून, कुल्ली। तो ये जो 4 कथन जो दिया हुआ है, तो इसमें बेमेल मतलब जो सही नहीं है, जो इससे संबंधित समूह में नहीं है उसको पूछ रहा है। तो जो संबंधित नहीं है वो देहरादून है। शिमला, ऊटी, कुल्लू, जैसे मैं देहरादून छोड़कर अन्य सभी पहाड़ी स्थल है। यानी शिमला में है जो बहुत ज़्यादा पहाड़ पाए जाते हैं, ऊटी में भी पहाड़ है, कुल्लू में भी पहाड़ है, लेकिन देहरादून एक ऐसा जगह जहाँ पर पहाड़ नहीं है। अगला सवाल है, एक सामने की ओर 10 मीटर चला और दाईं ओर 10 मीटर, फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 5, 15, 15 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? मतलब प्रारंभिक बिंदु से वह कितने दूरी पर है? तो ये जो अपने प्रारंभिक दूरी पर है तो वो है 10 मीटर के दूरी पर, 10 मीटर के दूरी पर है वो। अगला सवाल है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? मतलब अक्षर में कौन सा समूह खाली स्थान को पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? जैसे BC, ठीक है, जैसे दिया हुआ है BC, तो यहाँ पर क्या होगा? A होगा, ठीक है, BCA, ठीक है, BCA होगा, ठीक है। उसके बाद BCA के बाद क्या होगा? B होगा, CAB, फिर यहाँ पर क्या होगा? CAB, उसके बाद C, उसके बाद फिर B, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ABCCB, ठीक है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने बी सी एन इस प्रकार उपस्थित है कि सी मध्य और बी और एन उसके किसी भी ओर हैं। यानी किस मध्य में है जो बी और एन उसके किसी भी ओर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो 3, ठीक है। मतलब कैसे हैं वो आपको समझा दूं। तो बी सी एन, ठीक है, बी सी एन, ठीक है, क्या है ये, उसके मतलब बी और एन उसके किसी भी ओर है। यानी बी और एन के बीच जो है, मतलब सी और बी के बीच में जो चारों ओर में से यहाँ एन है, मतलब इसका जो, और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा जो है वो पूछ रहे बी सी एन इस प्रकार उपस्थित है कि सी मध्य है और बी और एन उससे किसी भी ओर है। यानी सी मध्य है और बी और एन, तो यहाँ जो है वो एन मध्य इसके मध्य में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 3, ठीक है। उसके बाद जो है एन सी बी, ठीक है, एन यहाँ पर एन है, फिर एन सी बी है, ठीक है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यानी दिया गया समूह 16, 12, 18 है। तो 16, 12, 18 ये कैसे है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, 6 गुना 2 इक्वल टू 18, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसको, मैं आपको जैसे बता दूं कि नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान है। यानी यहाँ पर समान पूछ रहा था, बट मैंने गलती से वो लिख दिया, दिया गया समूह है। यानी 6, 12, 18 जो है वो दिया गया समूह है, ठीक है। तो 6, 12, 18, तो 6 गुना 2 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, और 6 गुना 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से जो है वो यहाँ पर 12 और 24 और 36, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि 6 गुना 2 इक्वल टू क्या होगा, 6 दूनी का 12, ठीक है। उसी तरह से 6 गुना 3 करेंगे तो 6 तिया का 18, ठीक है। यानी 6 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और 6 का ही का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। तो इसी तरह से क्या पूछ रहा है कि समान हो, यानी कि वो समान हो। तो जैसे कि 12, 24 और 36 दिया गया है, ठीक है। तो 12 गुना 2 करेंगे तो 24, और 12 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 36, ठीक है, जो कि सामान्य है। यहाँ पर ये सामान्य है, बाकी समान नहीं है। आप अपने से भी इसको करके देख सकते हैं कि ये इससे सामान्य है या नहीं है। तो ये जो है सामान्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम आरोही क्रम में दर्शाता है। यानी आरोही क्रम में जो दर्शाता है, तो इसका आरोही क्रम जो है वो 2, 1, 3, 4। यानी प्रेषण, कूटबद्ध करना, आदान प्राप्ति, कूटानुवाद। मतलब 2 कूटबद्ध, उसके बाद प्रेषण, उसके बाद आदान, उसके बाद कूटानुवाद। ये जो है जैसे कि ये जो शब्द जो है वो सार्थक आरोही क्रम में जाएंगे, जो कि आरोही, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। इम्पोर्टेंट, इन पार्ट, इम्प्रूवेज और इम्प्रूव, ठीक है। इन्हें किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो पहले इन पार्ट लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन पार्ट लिखेंगे, इम पार्ट लिखेंगे, उसके बाद इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव लिखेंगे, और उसके बाद इम्प्रोवाइज लिखेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर होगा। 2, 1 इसका जो होगा सही उत्तर 2, 1, 4, 3। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि पहले हम लोग लिखेंगे इम्पार्ट, फिर इम्पोर्टेंट, फिर लिखेंगे इम्प्रूव और फिर इम्प्रोवाइज, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सही उत्तर। इस तरह से इस अंग्रेजी शब्दकोश को दिए क्रम के अनुसार हम लिखेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 117 और 119। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। 3, 9, 6, 36, 30, ठीक है। 3, 9, 6, 36, 30। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ का अनुक्रम पूरा करने के लिए हमें सही शब्द को चुनना है, सही अक्षर को चुनना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर 3 गुना 3
तो 9, ठीक है, हो गया। 3 गुना 3 किए तो 9 आया। फिर 6 है, तो यहाँ पर 6 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना 3 9 और 6 गुना 6 तो 36, ठीक है। उसके बाद 30 है, ठीक है। तो 30 को हम लोग कितने से मतलब गुना करेंगे कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग 30 गुना 30 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर सही जो लुप्त है वो है 900, यानी ये, ठीक है। अगला सवाल है DKYFJWHIUJHS, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी हमें वही सही विकल्प को चुनना है कि सही विकल्प हमारा क्या होगा। तो DFH, ठीक है, DFH ये हो गया। उसके बाद क्या है, HJ, ठीक है, जे के बाद क्या आता है, L। उसके बाद क्या है, KJI, फिर H, उसके बाद G। यहाँ पर मतलब इसका सही जो हम लोग चुनेंगे, तो इसका जो सही चुने, जैसे DKYFJWHI, तो जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि DFHJ, ठीक है, फिर KJIH, KYWUS, ये जो हो गया ऐसे। तो यहाँ पर जो इसमें अलग है जो उसे हमें चुनना है, तो इसमें जो अलग है वो कौन सा है, वो है LGQ, ठीक है, वो इसमें अलग है, भिन्न है। अगला है 7 8 11 16 23, 7 8 11 16 23, यानी 7 + 1 करेंगे तो 8, 8 प्लस, जैसे कि यहाँ पर हमें लुप्त, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, तो यहाँ पर 7 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 8 में 3 को प्लस करेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 में 5 को प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 में 7 को ऐड करेंगे, 16 + 7 = 23, ठीक है, 23। उसके बाद 23 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 32। तो इसका यहाँ जो लुप्त संख्या है वो 32 है। अब ये सवाल है कि कैसे, तो 7 में 1 को प्लस किए तो 8, फिर 8 में 3 को प्लस किए तो 11, 16 में 7 को प्लस किए तो आ गया हमारा 23, और उसके बाद 23 में 9 को प्लस किए तो हमारा आ गया 32, ठीक है। यानी सब में ये 2 अंक का अंतर है, जैसे एक में फिर 2, उसके बाद 8 में 3 जो प्लस किए तो 3, इसमें 2 अंक का है। उसके बाद फिर यहाँ पर 16 में 7, नहीं सॉरी, यहाँ पर 11 में 5, तो यहाँ पर भी 3 अंक है। फिर 16 में 7, यहाँ पर भी 3 है। फिर यहाँ पर में भी हम लोग किए तो इसमें भी है, तो हमारा क्या आ गया, टोटल 32 आ गया। अगला सवाल है, यदि b = 2 तो बैग = 10, तो बॉक्स b = 2 तो बैग = 10 तो बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो बी जो है अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। उसी तरह से बैग जो है, तो बैग हो गया क्या, दूसरे स्थान पर, प्लस ए जो हो गया पहले स्थान पर, और जी जो हो गया वो कौन से स्थान पर हमारा आ गया, वो आ गया 7वें स्थान पर, ठीक है। तो हमारा टोटल प्लस करके क्या होता है, 2 + 1 तो 3, और 3 + 7 तो आ गया हमारा 10। तो उसी तरह से बॉक्स जो है, तो बॉक्स का भी हमें लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अंग्रेजी का वर्णमाला जो आता है उसके बारे में, उसके ऊपर ये है। तो जैसे मैं अभी बताई कि बैग = 10, तो बैग = 10 कैसे हो गया, तो बी जो है दूसरे स्थान पर, ए जो है पहले स्थान पर, जी जो है वो 7वें स्थान पर। तो ये तीनों को प्लस कर देंगे, 2 1 7 को प्लस करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। उसी तरह से जो हमारा बॉक्स है, तो बॉक्स इसको बी जो है वो दूसरे स्थान पर प्लस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद वो जो है वो 15वें स्थान पर है, प्लस करेंगे। एक्स जो है वो हमारे 24वें स्थान पर है, तो प्लस कर देंगे, यानी 2 + 15 + 24 टोटल हमारा आ गया 41, यानी 41। तो हमारा सही उत्तर ये है, बॉक्स = 41। अगला सवाल है, यदि किसी कूट भाषा में DISC को
4749 लिखा जाता है, और HCHE को 3950 लिखा जा 87 जैसे DAISC को 8749 लिखा जाता है और ACHE को 3950 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में HEAD को किस प्रकार लिखा जाएगा? जैसे D जो है इसको इस भाषा में लिखें, HC जो है इसको 3950 पे, तो हेड इसको किस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा मैं आपको बता दूं कि इसे लिखा जाएगा जैसे D जो हो गया DISC, ठीक है। तो D हो गया वो हमारा 8, I हो गया 7 और S हो गया 4 और ये हो गया 9, ठीक है। उसी तरह से फिर हमारा ACHE जो है वो लिखा गया 3950 यानी 3950, ठीक है। उसी तरह से HEAD का पूछ रहा है, तो HEAD जो लिखा जाएगा HEAD जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर यही पूछ रहा है, तो ये लिखा जाएगा 5038, ठीक है, यानी 5038। इसका सही उत्तर क्या होगा? 5038। 5038 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अधिवर्ष के मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि जनवरी शुक्रवार है तो 1 फरवरी सोमवार होगा, ठीक है। 1 फरवरी भी जो है वो सोमवार होगा, यानी 29 फरवरी जो है वो सोमवार होगा। तो 1 मार्च हमारा क्या होगा? मंगलवार होगा। यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 जनवरी, तो जैसे 2 जनवरी शनिवार हो गया, 3 जनवरी, इस तरह से इसको हम लोग करेंगे तो अधिवर्ष में हमारा जो निकल के आएगा वो कौन सा दिन आएगा? मार्च का मंगलवार दिन होगा। अगला सवाल है, वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल है, किंतु वरुण उससे लंबा है, सबसे लंबा कौन है? मतलब वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, कृष्णा उतना लंबा नहीं है जितना विपुल से, किंतु वरुण लंबा है, सबसे लंबा कौन है? वरुण लंबा है संजय से, विपुल लंबा है वरुण से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विपुल, वरुण और संजय, ठीक है। विपुल बड़ा है वरुण से और संजय बड़ा है वरुण से, विपुल बड़ा है कृष्णा से। सबसे बड़ा जो होगा यानी सबसे बड़ा जो होगा विपुल होगा, ठीक है। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर राजन के पिता का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इनका वर्तमान आयु जो होगा कितना होगा? तो होगा 35 वर्ष। अब 35 वर्ष उनका आयु कैसे होगा? ये रहा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि उसके पिता का वर्तमान आयु जो है x प्लस 20 वर्ष, ठीक है। माना कि उसके पिता का वर्तमान आयु x है, ठीक है। उसके पिता माना कि राजन की वर्तमान आयु x है, ठीक है, और उसके पिता उससे 20 वर्ष छोटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 20, ठीक है। उसके पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू x प्लस 20 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 20 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग इसे इस तरह से करेंगे कि 3x माइनस 15, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 15, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू 3x माइनस x इक्वल टू 15 प्लस 15। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x मान 3x माइनस x किए तो यहाँ पर हमारा आ गया 2x इक्वल टू 20, ठीक है। 2x इक्वल टू 20। तो चूँकि x इक्वल टू 20, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग इसके पहले मानते कि चूँकि राजन का वर्तमान आयु x है और उसके पिता 20 वर्ष, तो यहाँ पर x इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ तक आप लोग, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि x इक्वल टू 15। 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 15, ठीक है।
उसके बाद अब पिता का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे x + 20, ठीक है, x + 20 वर्ष, तो इसमें 15 + 20 कर देंगे, यानी जो उसका राजन का जो है 15 वर्ष है और उसके पिता को 20 वर्ष, यानी 3 गुना पूछ रहा है, यानी 3 में 5 से गुना करेंगे यानी 15 वर्ष, तो यानी यहाँ पर हमारा 15 वर्ष, तो टोटल जो हमारा है उसका 15 वर्ष, यानी उसके पिता जो है 15 वर्ष यानी 35 वर्ष, 3 गुना 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे, तो यहाँ पर हो गया 35 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर, उसी पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति है, ठीक है, दोनों छोरों में से 11वें स्थान पर उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, मतलब सुनीता जो है एक पंक्ति है, ठीक है, तो वो लड़कियों की कुल संख्या, यानी यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 11 + 11 - 1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो है 11 कितना हो जाएगा, 11 + 11 प्लस तो 22 - 1, तो टोटल हो गया 21, यानी टोटल उसमें 21 लड़कियाँ थी, तो 11वें स्थान पर है। जैसे कि इसमें समझना ये है कि एक पंक्ति है और दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, मतलब पहले छोर और दूसरे छोर से वो 11वें स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्या हो गया, 11 + 11 यानी 22 - 1, पंक्ति 1 है तो यहाँ पर पंक्ति 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर टोटल निकल के आएगा 21, यानी टोटल जो लड़कियाँ थी 21 थी। अगला सवाल है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि उसकी पत्नी जो है वो इस व्यक्ति से किस तरह, तो यहाँ पर जो है जैसे कि मैं आपको बता दूं कि महिला का भाई उस आदमी का क्या हुआ, ससुर हुआ, यानी कि यहाँ पर एक आदमी महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है। तो वह महिला जो है उस आदमी की पत्नी से जो है वो बुआ के रूप में संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल है, नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर से एक अंक निर्धारित किया गया। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट हैं। M3 O5 E7 A6 S2 J9 T4 Z0। दिए गए अक्षर समूह को सही संख्या गुट चुनिए। सही संख्या गुट चुनना है, तो इसमें सही संख्या गुट जो होगा तो इसका सही होगा पहला 7 6 2 4 7 6 2 4, इसका सही मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ईस्ट EST, तो हो गया ईस्ट। तो यहाँ पर क्या है, ई जो है 7वें स्थान पर है, ए जो है 6ठे स्थान पे है, एस जो है दूसरे स्थान पे है और टी जो है वो यहाँ है। तो ये हो गया क्या हमारा 76 24। अगला सवाल है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, यानी कॉम्पेंसिव, ठीक है। ये किस अक्षर से बनाया जा सकता है, तो ये जो है ये शब्द जो है वो कि ओपिनियन से बनाया गया, दिए गए शब्द अक्षर के प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे दिए गए शब्द टी वर्ड नहीं है तो सब नेशन नहीं बनाया जा सकता है। दिए गए शब्द जो मतलब जैसे कि यहाँ पर जो हमारा वर्ड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर टी जो है यानी यहाँ पर टी जो है वो क्या है, वो वर्ड नहीं है, तो ये नेशन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ई है, तो ये क्या है, ये वर्ड, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो उसी तरह से यू जो है यहाँ पर, तो ये भी वर्ड नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो शब्द जोड़कर बनाया जा सकता है ओपिनियन, इससे बनाया जा सकता है। अगला सवाल है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट कौन से शब्द को जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो है नेम से जोड़कर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल है, किसी कुट भाषा में कैलेंडर को कैलेंडर लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में करिकुलर को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये जो है वो करिकुलर के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 131 और 32, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है।
जैसा कि मैंने हर दिन इस सवाल से जुड़े 1-2 सवाल मैं बताई हूँ, तो आप लोग देखे होंगे और उसको समझे होंगे, तो आप लोग यहाँ पर इसको ऐसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा संख्या जो है वो लुप्त संख्या के जगह पर आएगा, मतलब यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है पर कौन सा संख्या आएगा। लेकिन फिर मैं आज एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ कि जैसे कि जो हमारा पहला पंक्ति है, जैसे कि पहला 63, 60, 9, तो इसको इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं 7 गुना 9 इक्वल टू 63, ठीक है। उसके बाद 5 गुना 6 इक्वल टू 30, यानी यहाँ पर टेबल है, ठीक है। इसको और इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पर 7 गुना 9, तो 7 9 9 63 और 6 5 का 30, ठीक है। 6 गुने 5 करेंगे तो 30 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर 20 और 4, तो यहाँ पर हम कौन सा संख्या आएगा जिसके 20, तो यहाँ पर 4 5 20, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ये। अगला है 24 25 50, 24 20 10, 4 9 3, 12 5, और यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक है चिन्ह है यानी क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर कौन सा संख्या जो लुप्त है जो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको बता दूं कि ये जो आपका है जैसे 24 25 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 24 + 24 गुना 12, इसको इस तरह से लिखेंगे 24 + 24, ठीक है। 24 + 24 इक्वल टू 4 गुना 12, ठीक है। 4 गुना 12, अब 24 में 24 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 48, और 4 गुना 12 करेंगे तो 12 चौका 48, ठीक है। अगला हमारा है, ये पहला हो गया, पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम क्या है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर है दूसरा कॉलम है 25 + 20, ठीक है, यानी हमारा क्या आ गया 45, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं। पहला कॉलम आप समझ गए हैं कि किस तरह से है, किस तरह से लिखा गया। अगला दूसरा कॉलम जो हमारा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो 25 + 20, ठीक है, इक्वल टू 9 गुना 5। जैसे कि 25 20 प्लस करेंगे तो 45, और 9 गुना 5 करेंगे तो 45, ठीक है। अगला तीसरा हमारा क्या है 50 10 3, ठीक है, 50 10 3। तो यहाँ पर क्या होगा 50 + 10, ठीक है, 50 + 10 तो क्या आ गया 60, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इक्वल टू 3 गुना 10 आ गया हमारा क्या 60 आ गया ना। तो इसका सही उत्तर होगा 10, ठीक है। जो लुप्त संख्या है यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है निर्देश प्रश्न नंबर 133 और 134। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 132, ठीक है। अब 132 कैसे होगा ये है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 गुना 9 गुना 7 यानी 369, 5 गुना 4 गुना 8 यानी 584, ठीक है। 1 गुना 2 गुना 3 यानी यहाँ पर जो लुप्त संख्या है वो हो गया 132। जैसे कि 3 गुना 9 गुना 7 लिखा है, तो इन तीनों को जोड़ के यहाँ पर क्या लिख गया 379। 5 गुना 4 गुना 8 यानी 584, 1 गुना 2 गुना 3 यानी 132, इसका ये सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला सवाल है यदि 526 इक्वल टू 9 और 834 इक्वल टू 9, तो 716 इक्वल टू यानी 716 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो ये कैसे आया मैं आपको बता दूं कि 526 इक्वल टू 9 कैसे आया। तो 5 - 2 माइनस क्या होगा 5 - 2 इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। अब 3 में +6 कर देंगे तो हमारा 9 आएगा। 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, और 5 में 4 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9 आएगा। 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 6 को प्लस करेंगे तो हमारा 12 आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 12 होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर 12 होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी।
कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। अब वो किस दिशा में मुंह किए हुए है, ठीक है। वो मतलब अब किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो मैं आपको बता दूं कि वो दक्षिण दिशा में अभी मुंह की हुई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक सुबह मीना सूर्य की ओर चलना प्रारंभ की, ठीक है। कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, और कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर मुड़ी। तो अब जो बाईं ओर मुड़ी तो कहाँ जाकर उसका मुंह जो है अभी दक्षिण की ओर खड़ा है, दक्षिण की ओर उसका जो है वो मुंह किए हुए खड़ी है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चला। उसने फिर बाईं ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर की दूरी तय की। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी वो प्रारंभिक स्थान पर से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ये अपने प्रारंभिक से 35 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, दिए गए समीकरण को संतुलित करना तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। यानी गणित में सही क्रम को चुनना है। 24, 34, 2, 5, 12 है, तो इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे? 24, 34, 2, 5, 2 को किस तरह से हम लोग लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे 24 इस तरह से लिखेंगे 24 बराबर 34, ठीक है। 24 बराबर 34 भागा 2 माइनस 5 प्लस 12, यानी इसको कैसे लिखें हम लोग? बराबर भागा माइनस प्लस। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा पहला, यानी बराबर भागा माइनस प्लस। यदि प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ है गुना करना, भागा का अर्थ है जोड़ना और x का अर्थ है विभाजित करना, तो इसमें क्या पूछ रहा है? तो क्या मैं 5 गुना 10 गुना 5 भागा 3 माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर जो लुप्त होगा प्रश्नवाचक है, यहाँ पर सही मतलब चुनना है कि यहाँ पर सही अर्थ विभाजित करना है। तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इसका 3 होगा, 5, यानी वो कैसे होगा इसको मैं समझा दूं। तो यहाँ पर हमारा क्या जो है 10 गुना 5, ठीक है। ये जो हमको दिख रहा है 10 गुना 5 भागा 3 माइनस 2 प्लस 3, तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को पहले, उसके बाद इक्वल टू 10 भागा 5 प्लस 3 गुना 2, ठीक है। 3 गुना 2 माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब फिर से प्रश्नवाचक चिन्ह को इक्वल टू करेंगे, तो 2 प्लस 6, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया हमारा निकल के? 5। तो ये हमारा 5 सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे। एम बाईं ओर है और ओ के और दाईं ओर पी के एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं और पी के बीच कौन बैठा है? यानी पी और टी के किंतु बाईं और पी के बीच कौन बैठा है, ठीक है। तो पी के बीच में कौन बैठा है यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो पी के बीच में जो बैठा है वो है पहला, ये जो है वो बीच में पी के बीच में कौन बैठा है? तो पी के बीच में जो हमारा है वो पी बैठा हुआ है। अगला सवाल, एक कथन के आगे 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानकर विचार करना है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो निश्चित रूप से दिए गए कथन के आधार पर निकलता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। कथन पहला है पदक पुरस्कार, मतलब 2 कथन हमारे सामने। पहला है सभी पुरस्कार पदक नहीं है, सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं, यानी हमारा जो कथन है वो पदक पुरस्कार है। और निष्कर्ष जो है वो पहला है सभी पुरस्कार पदक नहीं है, सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं। तो मैं आपको इसको बता दूं कि पदक पुरस्कार है, इसका अर्थ है कि सभी पदक पुरस्कार, इसका मतलब जैसे कि केवल इसका निष्कर्ष 2 जो है वो
सही है, यानी केवल निष्कर्ष 2 जो है इसका सही है। सभी प्राप्त पदक पुरस्कार ही कहलाते हैं, ठीक है ना। जो सभी पदक हमें जो प्राप्त होते हैं वो पुरस्कार ही कहलाते हैं। अगला सवाल है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, कौशिक विद्वान नहीं है। यानी कौशिक मेरी कक्षा का, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौशिक मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। दूसरा है कौशिक के अतिरिक्त सभी बुद्धिमान है, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिहीन विद्यार्थी नहीं है। तो इसमें जो निष्कर्ष कथन है, तो इसका सही निष्कर्ष हमें निकालना है। तो सही निष्कर्ष क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही निष्कर्ष होगा कौशिक मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। कौशिक मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है, कौशिक बुद्धिमान नहीं है। तो कौशिक मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। कौशिक जो है इस कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। इसका सही निष्कर्ष यही होगा। अगला सवाल है, एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़े में काटती है, उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं, उसे 3 किमी लंबा फीता पूरी तरह टुकड़े में काटने में कितना समय लगेगा। यानी यहाँ पर टोटल पूछा है कि कितना समय लगेगा, तो 1794 सेकंड लगेंगे। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 17,8,272, ठीक है, 17,8,272 है। तो इसको कैसे हम लोग इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना करेंगे 17 गुना 8 गुना 2 इक्वल टू 272, ठीक है, 272 आया। 17 गुना 8 करेंगे, उसके बाद 17 गुना 8 करेंगे, उसके बाद उसमें गुना 2 करेंगे, यानी कि इसको 17 गुना, जैसे मैंने अभी बताया कि 17 गुना 8 करेंगे तो हमारा आएगा 136, ठीक है। 136 गुना 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 272, ठीक है। उसी तरह से अगला है 9 12 216, यानी 9 गुना 12, 9 गुना 12, तो 9 गुना 12 करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 108, ठीक है। अब 108 गुना 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 216, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मैं बताई 17 गुना 8 करेंगे तो हमारा आएगा 136, 136 में 2 गुना करेंगे आ जाएगा 272। 9 गुना 12 करेंगे तो आएगा 108, और 108 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे कि 16, यहाँ पर जो है तीसरा कॉलम जो है यहाँ पर लुप्त संख्या को हमें चुनना है, तो है 16 गुना 9, ठीक है। 16 गुना 9 करेंगे, 16 गुना 9 करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है। 144 में हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 288, यानी हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 288, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, वो हैं आपके 8, ठीक है। 8 त्रिभुज हैं इसमें टोटल। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति चुनिए। यानी यहाँ पर जो हमारा 4 विकल्प दिया गया तो इसमें सही इसमें जो आकृति नहीं है उसे चुनना है। जो प्रश्नवाचक आकृति यहाँ पर, इसके लिए एक संबंधित आकृति चुनना है। तो इसमें संबंधित आकृति कौन सा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन चारों में से इसके लिए सही आकृति को चुनेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ये आकृति जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के पास ये आकृति होगी। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कीवी फल लौकी, यानी कीवी जो है वो फल है, ठीक है, और लौकी जो है वो सब्जी है। लौकी जो है वो क्या है, सब्जी है। जैसे कि कीवी एक फल है, हम लोग नाम सुने हैं कीवी फल, और लौकी जो है वो क्या है, वो एक सब्जी है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ से हमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे 14 दिया है, 5 7 9 10 14 ऐसे है। तो टोटल में हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर 7 गुना यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर 5 गुना तो 10 आ गया, यहाँ पर 9 2 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो हमारा यहाँ पर लुप्त संख्या है वो क्या है, 18 है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 18 होगा। जैसे कि आप अगर नहीं समझेंगे तो इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि 7 में 2 से गुना किए तो 14 आ गया, 5 में 2 से गुना किए तो 10 आ गया, तो 9 में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 18 इसका सही उत्तर होगा। अगला, नीचे एक ही पासे के 2 स्थितियाँ दिखाएंगे जिसके पृष्ठों की 1 से 6 संख्या दी गई। पृष्ठ
3 के विपरीत संख्या क्या होगी, यानी पृष्ठ 3 जो है उसकी विपरीत संख्या क्या होगी, तो इसकी विपरीत संख्या 6 होगी। ठीक है, अगला सवाल है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर भी मैंने अभी बहुत सारे ऐसे सवाल बताए, तो इसको आप लोग हल कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता दूं 8। ठीक है, आप लोग इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी इसमें भी वही आकृति को चुनना है जो प्रश्न आकृति के पास आएगी। तो इसका सही उत्तर होगा 1। वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई किसी शब्द को बोलने में गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और आप लोग को जो सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, मेरे सारे सवाल और प्रश्न पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।